नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। तमाम अटकलों, तमाम विरोधों के बाद जो है अजीत पवार को आखिरकार वित्त मंत्रालय मिल ही गया और उसके बाद जो है बाकी लोगों के भी खाते मिले हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी खत्री जी से। जानेंगे कि किसको काटा गया है, किसको दिया गया है, इससे महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या असर होगा। सर, आपने देखा होगा कि किसको किस तरह का मंत्रालय दी गई है। मतलब आपके यहाँ से उठा के हमको दिया गया, उधर उठा के हमको दिया गया। तो ये जो 3 पार्ट में जो सरकार चल रही है सर, तो देखा जाए तो एक तरह से जिस तरह से बैलेंस बना हुआ था, उसको डिसबैलेंस होता हुआ नहीं दिख रहा है आपको? सर, कल अगर आप मुझे पूछते और आपने पूछा भी था और उसका जवाब मैंने दे दिया था कि अजीत पवार ने अमित शाह से एक अपने लिए वरदान लिया और इन दोनों को, शिंदे साहब और फडणवीस साहब को पराभूत किया, यहाँ तक बोला था मैं। जी। मगर आज सुबह मेरी उन्हीं में से किसी से बात हुई तो मुझे ऐसा बताया गया कि ऐसा नहीं हुआ है। मतलब आप जो समझ रहे हैं कि अजीत दादा हावी हो गए जी और अभी उनकी ही चलेगी और हम लोग मुख्य नायक बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो बोले कि अजीत दादा को अमित शाह ने पूरे इसमें बता दिया है कि आप जो भी निर्णय लेंगे, पर्टिकुलरली किसी मंत्री या आमदार जी, उसका निधि, उसको क्या देना है, नहीं क्या करना, अर्थ खाते का कोई भी निर्णय कोई लोक प्रतिनिधि से निगडित है या विभाग से निगडित है जी, तो उसके ऊपर जब तक सीएम और डीसीएम की सिग्नेचर नहीं होती या तो अप्रूवल नहीं होता है, ओरल भले, जी। तब तक वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से कंट्रोल उन्होंने अपने पास ही रखा। नहीं, कंट्रोल मतलब ऐसा हो गया कि पेन इनके हाथ में है मगर स्याही किसी और के पास। इन दोनों के पास है। जी, तो मुझे जो डर था, जो मैंने उनको बताया कि सब जगह यही चर्चा चल रही है कि आपकी हार हुई है जी, और ये आपके ऊपर हावी हो गए हैं, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी पूरी खबरदारी अमित शाह जी ने ली है और जो भी निर्णय इनके होंगे वो शिंदे साहब के निर्णय के ऊपर फडणवीस साहब कोई टिप्पणी नहीं करते कभी, या फडणवीस ने जो निर्णय ले उसने ये हस्तक्षेप नहीं करते। और अजीत दादा को पहली बार ये महसूस होगा, और ये बड़ा गौप्यस्फोट है, कि उनको मंत्री पद और वो भी अर्थ मंत्री पद मिला है, पर वो खजिनदार, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर या कैशियर जी। उस स्वरूप का होगा। उसमें उनके जो अधिकार थे वो अधिकार मर्यादित किए गए हैं और अभी उनको जो भी कोई बड़ा कदम लेना होगा वो बिना इन दोनों की परमिशन नहीं ले सकेंगे। तो फिर वो अर्थ मंत्री हो गया तो कैशियर हो गया। तो सर देते ही नहीं सर, इतना जब करना था, इतना नहीं, लगाम लगाना उनका था हक तो। था ना। देखो हम क्या करते हैं कभी कभी कि उसने मांगी हुई चीज देते हैं मगर इस तरह से देते हैं कि उसमें वो अपमान ही महसूस करे, या तो उसका कोई जो सही कारण के लिए उसने मांगा है वो कारण सफल ना हो। जी, तो इन्होंने अर्थमंत्री चाहिए, अर्थमंत्री चाहिए, ले लो, अर्थमंत्री हो जाओ, तुम्हारी प्रतिष्ठा है ना, अर्थमंत्री होने की ख्वाहिश है और तुमको दिखाना है सबको, देखो मैंने अर्थमंत्री हो गया, तो हो जाओ अर्थमंत्री। लोगों के लिए कागज पर तुम अर्थमंत्री हो गए, मगर उसके नीचे 2 सिग्नेचर अब और नहीं जब तक होती तब तक आपकी चलेगी नहीं। ये भी कर लिया, क्योंकि सर कैसे है ना कि भले अमित शाह से ये कितना चुमा चुमी करे, अमित शाह को फडणवीस को नंबर 1 पे संभालना है, नंबर 2 पे शिंदे साहब को संभालना है, और आगे चल के सर कैसे है ना, महाराष्ट्र में नंबर 1 में बेभरोसे का आदमी है शरद पवार और नंबर 2 का बेभरोसे का आदमी है अजीत पवार। उतना ही है, वो शरद पवार का ही मिनी कॉपी है। जो शरद पवार गलतियां करते हैं या पाप करते हैं वो सब पाप करने में सक्षम ऐसा अजीत पवार है। तो एक डर ऐसा भी है कि जैसा उद्धव जी ने किया था कि चुनाव होने के बाद बोला कि हमारे लिए सब ऑप्शन ओपन है, सर ये अजीत पवार कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसको, बिल्कुल। और अभी लोगों को दूसरा एक डर सताने लगा है जिसका गौप्यस्फोट मुझे करना चाहिए कि अजीत दादा ये देखेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी नहीं बने, हम और बीजेपी के कांटे की टक्कर इस तरह से हो कि हम 2-4-5 सीट से आगे, वो 2-4-5 सीट से आगे, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ किया था। कांग्रेस भी उसी बराबरी चल रही थी,
एक बार तो एनसीपी आगे चली गई लेकिन दिया नहीं था, सरेंडर हो गए, नहीं हो पाया। तो ऐसा वो उनको एक डर है कि कांग्रेस वाले की, पर्टिकुलरली शरद पवार की ये पूरी नीति है जी, कि वो चुन के लाएंगे नहीं मगर गिरा सकते हैं। चाबी अपने पास रखनी, नहीं, गिराने की चाबी है, गिरा नहीं चाहिए। ऊपर चढ़ाने की नहीं है। तो पवार साहब, अजीत ये कर सकते हैं कि बीजेपी के और शिवसेना और शिंदे गुट के लोग किस तरह से गिराएंगे, इसके लिए अपने ही चाचा से हाथ में रोनी करेंगे। और चाचा तो उनके है ही बैठे उधर, तो वो कभी बोलेंगे किसी के लिए बैठ कि एक लिस्ट बनेगी ये तीनों की मिलके, शिंदे, फडणवीस और अजीत दादा की। फिर बाद में चुपचाप वो शरद पवार से मिलेंगे, बोलेंगे इसमें से मेरे ये आने चाहिए, ये तुम्हारे आने के लिए मैं मदद करता हूँ, और इनके ये जाने चाहिए, इनके ये लोग आने ही नहीं चाहिए। मतलब 2024 में खेला हो गया कुछ न कुछ बड़ा। हाँ, तो और उसके पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है जी। अभी ऐसा है कि वो शर्त रखेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री करो, नहीं तो मैं ऑप्शन खुले हैं। तो क्या करेंगे? उनका टारगेट ही वही है, मुख्यमंत्री बनना ही क्या करेंगे? क्या करेंगे अगर वो बोले तो शिंदे साहब को उनको, और देखो अजीत दादा को मनाना मुश्किल है मगर शिंदे साहब को मना सकते हैं कि भाई तुमको उप मुख्यमंत्री पद देते हैं, श्रीकांत को दिल्ली में भी मंत्री पद देते हैं, वो भी कैबिनेट देते हैं, इम्पोर्टेंट देते हैं, तो आप अभी उप मुख्यमंत्री बन जाओ, क्योंकि ये सुन नहीं रहा है और इसके बिना सरकार नहीं बन रही, नहीं तो वो पैरेलल सरकार बनाने की कोशिश करेगा। एक बार का भुगत चुके हैं 2.5 साल देख। हाँ, तो अभी सर वैसे भी अजीत दादा सुख कम और दुख ज्यादा देंगे इनको जी। और अभी क्या है कि पहले ये 2 जाते थे, जैसे मंत्रिमंडल के 3 टुकड़े हो गए, सही टाइम के भी 3 टुकड़े हो गए। और अजीत दादा का स्वभाव ऐसा है, कल मैंने वो शासन आमच्यादारी वो देखा, तो जब फडणवीस बोल रहे थे तो ऐसा उनका सुन रहे थे मगर उसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी चेहरे पे, और बार बार घड़ी में देख रहे थे कि भाई कितना टाइम बोले, मुझे कितना टाइम बोलना है, और अपना बोलते समय जो बोलना था वो सब अपनी ये बताई, बड़प्पन बताया, और जैसे ही शिंदे बोलना शुरू हो गया मोबाइल पे टिक 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 करके इससे बात करो, उससे बात करो, सर दिख रहा था सामने, मतलब शिंदे क्या बोल रहे हैं उसमें तुमको दिलचस्पी नहीं, और फडणवीस का भाषण कब सुनता है इसमें इंटरेस्ट था। सर ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड अजीत दादा की हमेशा रहेगी। उनका जो चेहरा है ना वो एक ऐसा रिजिड दिख रहा है, मतलब अभी भी सुबह उनका एक नासिक में एक प्रोग्राम था वो मैंने देखा, तो ऐसे गुस्से में थे कार्यकर्ताओं के ऊपर, दरवाजा बंद करो, उनको बाहर रखो, यहाँ तक गए थे वो। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उनकी और इनकी दिल जमाई नहीं होगी, ये खाली सरकार में बने रहेंगे मगर कोशिश यही करते रहेंगे कि उनके ऊपर हावी हो जाए। तो सर तो कुल मिलाकर सर ये कह सकते हैं कि लोकसभा भले ही भाजपा को फायदा हो गया है, लोकसभा में फायदा होगा, लेकिन विधानसभा में इनका नुकसान ही नुकसान है, ऐसा कह सकते हैं। आज की तारीख में हो सकता है कि 100 सेंचुरी भी न पूरा हो इनके, जो इस तरह से टिकट बंटवारा हुआ सर तो सेंचुरी भी पूरा होगा, उसकी गारंटी नहीं। 150 की बात करें बीजेपी वाले, 155 150 की सर टारगेट तो हमेशा कोई भी बढ़ा के करता है, मगर अगर अजीत दादा के साथ ये चुनाव लड़ेंगे तो अजीत दादा देखेंगे कि ये 100 के अंदर रहेंगे, वही और शिंदे 50 के अंदर रहेंगे, और इनके बिना सरकार नहीं बनेगी, ये भी देखिए पूरी टारगेट, और वो करने में शरद पवार और अजीत दादा माहिर है। सर बुरा लगता है मगर अपने ही दोस्त हैं, उनको हम बोल नहीं सकते कि ये क्या आफत आपने ले ली, जरूरत नहीं थी इसकी। उनको लोकसभा, अभी देखो मोदी और शाह भी स्वार्थी है जी, उन्होंने सिर्फ लोकसभा का सोचा है, विधानसभा का नहीं सोचा है। तो क्या फडणवीस और शिंदे की बलि दे रहे हैं? एक चीज और हो सकता है सर कि हम सोच रहे हैं कि विधानसभा के बारे में नहीं सोचा है, हो सकता है लोकसभा विधानसभा साथ में ले लेंगे, नहीं लेंगे, तो उससे ये फायदा होगा कि लोकसभा में सीट बढ़ेगी, विधानसभा की भी हो जाएगी। नहीं, विधानसभा के कारण लोकसभा की सीट कम होगी, 100%। तो शिंदे फडणवीस की सरकार मुसीबत में है, प्रतिष्ठा की मुसीबत में, प्रतिमा की मुसीबत में, परफॉर्मेंस की मुसीबत में है। इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं लोग जी, शिंदे अच्छे है, ये है, मगर मंत्रिमंडल पूरा अच्छा नहीं है। सर ये राष्ट्रवादी के लोग आने के बाद लोग तो तुलना कर रहे हैं, क्या ये जायंट लोग आ गए, सब परफॉर्मेंस वाले आ गए, दिलीप वळसे पाटिल, छगन भुजबळ, एक से एक बाप लोग आ गए, और ये तो चिल्लू पिल्लू दिख रहे हैं हमको।
बीजेपी के लोग मुंह से गए हैं, शिवसेना के कोई परफॉर्मेंस भी नहीं और कुछ भी नहीं। तो परफॉर्मेंस दिखेगा राष्ट्रवादी का। तो कल अगर राष्ट्रवादी बोलते कि हमको सबसे बड़ा पार्टी बनना है और ये करना है, तो इनकी पंचायत होने वाली। सर लोकसभा के लिए विधानसभा का बलि दे दिया, ऐसा मेरा पक्का है ऐसा मुझे लगता सर। पिछले 2.5 साल से जो है हम 1 साल की तुलना कर रहे थे कि 2.5 साल किस तरह रहा, 1 साल किस तरह रहा। अब जो है आने वाला 1 साल कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है? सर राष्ट्रवादी के यही मंत्री महाआघाड़ी में थे जी, वही के वही यहाँ आ गए। महाआघाड़ी पार्ट उस 2 तो समय हुई भी थी। वहाँ आघाड़ी में परफॉर्मेंस राष्ट्रवादी के नेताओं का ही था, शिवसेना वालों का था ही नहीं। उद्धव का तो था ही नहीं, था ही मगर इनका भी नहीं था। अब ऐसा हो जाएगा कि उद्धव का परफॉर्मेंस नहीं था, उस प्रकार से शिंदे साहब का परफॉर्मेंस है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा होगी। और उस समय विरोधी पक्ष नेता के नाते फडणवीस कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रहे थे, जी, मगर एज ए उप मुख्यमंत्री इतनी सर्कस में, और उनके पार्टी में सिर्फ उनके विरोधक बहुत हो गए, अभी बहुत विरोधक हो। वो अभी दे जस्ट हिट फडणवीस। फडणवीस की कन्नी काटने के लिए वो क्या कारस्थान करेंगे उसका भी भरोसा नहीं सर। और आदि पहले क्या था, मोदी शाह का कम से कम उनके सर पे हाथ रहता था। अभी मोदी शाह ने तो किसी के ऊपर हाथ रखने से, मतलब पहले मैं बोला था अजीत दादा के ऊपर हाथ रख दिया, उनको भी अभी हाथ रखा नहीं है। वो फ्री फॉर ऑल कर दिया है, लड़ो अपने कर्मों से, जियो या मरो। लोकसभा में मेरे को 45 चाहिए, नहीं तो ये सरकार राष्ट्रपति राजवट में जाएगी। धमकी भी दे सकते हो सर। बुरे दिन है, विधानसभा महायुद्धि के लिए। विधानसभा में तो बुरे दिन है, लोकसभा में मैं 40 का आंकड़ा दे रहा हूँ उनको, बुरा नहीं है, मगर बुरे हैं सर। आज मैं मायूस हूँ। मेरा मराठी का कैमरामैन भी आया था, वो बोला सर ये इसके बारे में सब हम एक अच्छा ये करेंगे। मैं बोला यार मैं नर्वस हूँ, सुबह बात करने के बाद और नर्वस हो गया हूँ, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे को फील हो रहा है। तो मैं बोला अभी गिरी साहब आते तो उनको ना नहीं बोलते, दूर से आते हैं, तो एक वीडियो करूँगा मैं, पर आज मराठी का मत करेंगे, तुम जाओ। तो उसको अभी अभी आपके सामने ही बोला कि तुम जाओ, मेरा मूड नहीं है। तो सर बहुत बुरी बात हुई है। ये अजीत दादा के आने से छोटा परिवार सुखी परिवार था, अब जो है महापरिवार हो गया। नहीं, ये महापरिवार में ये अजीत दादा के आने से सर ये हमारे महायुति को पनौती लग गई। जाने दो, अभी जो होगा देखा जाएगा। सब अच्छा हो। नेवर डिप्राइव एनीबॉडी ऑफ होप। ठीक है, देखते हैं। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा चर्चा यही था कि जिस तरह से खाते वाटप कल हुई है, यानी जो मंत्रिमंडल का जो पोर्टफोलियो जो लोगों को बीच में दिया गया, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। खासकर अजीत दादा को जो है वित्त मंत्रालय जो काफी, अजीत दादा भी खुश नहीं रहेंगे सर इसमें। उनको भी ऐसा है कि वो हम क्या कहते हैं, गाय अगर ज्यादा मस्ती करते हैं तो गले में एक लोढ़ना डाल देते हैं, लकड़ी का एक कोणका डाल देते हैं। ये इनके गले में उनका लग गया है, अजीत दादा के भी। तो वो भी खुश नहीं, सब नाखुशी का मामला होगा सर। वो जैसे घटस्फोट से पहले हस्बैंड एंड वाइफ को कंपलसरी किया काउंसिलर ने कि रहो एक साथ, तो इसका फायदा विरोधी उठाएंगे? नहीं ना, वो भी अच्छा हो गया आपने सवाल पूछा। क्या ये शरद पवार और ये फायदा उठा सकेंगे? वो भी पोजीशन में नहीं है ना सर जी। शरद पवार पूरा फायदा नहीं करे सर। उठाना चाहे तो सर कांग्रेस इसमें फायदा उठा सकती है। कांग्रेस फायदा उठा सकती है, क्योंकि इसमें चुपचाप बैठी हुई है एकदम, और उसके जितने लोग हैं सब अपने आप को बचाने में लगे। और राज ठाकरे थोड़ा अपना स्वभाव में बदल ही करेंगे, उनका थोड़ा फायदा होगा जी। धन्यवाद सर। तो आपको हमारा चर्चा अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज रोज हम जो है किसी न किसी विषय, राजनीतिक विषयों पर जो है जो हम चर्चा करते हैं। आज हमारा नर्वसनेस जरा समझ लेना। चर्चा करते हैं, इसलिए आपके पास जल्दी जल्दी पहुंचे, इसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। कल परसों तक थोड़ा ऊर्जा पैदा होने के लिए कोशिश करते हैं, जरा मिल के आते हैं सबको। आज जल्दी वीडियो कर रहे हैं। मेरा इरादा है अभी गाड़ी में बैठने का और सबको मिलने के लिए जाने का बम्बई। भले जो भी है, जहाँ भी है, मिल के लेंगे। चलो, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।